किसान भाइयों नमस्कार। आज के कृषि समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने उठाया वर्षा जल संचयन का जिम्मा। गरीबों के लिए नई योजना शुरू करेगी मोदी सरकार। छोटे परिवारों को भी मिलेंगे अब लोहिया आवास। पीसीडीएफ के कायाकल्प पर खर्च होंगे 2094 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति को मिली मंजूरी। नई चीनी मिलों को 1 वर्ष की छूट। अब समाचार विस्तार से। शहरी क्षेत्रों में चौतरफा हो रहे जल दोहन के चलते भूजल स्तर तेजी से नीचे सरक रहा है। भूजल स्तर की भयावह स्थिति का जवाब फिलहाल वर्षा जल संचयन है। कुदरत से मिलने वाली बारिश के पानी को सहेज कर भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। हालांकि यह बात सबको पता है, खास तौर पर पुराने सरकारी भवनों में योजना को मूर्त करने के लिए बजट की कमी बड़ी बाधा थी। इसको देखते हुए सरकार ने इस जिम्मेदारी को उठाते हुए प्रदेश के 10 बड़े शहरों में मौजूद सरकारी भवनों में जल संचयन प्रणाली लगाने का जिम्मा उठाया है। योजना के अनुसार सूबे के 10 बड़े शहरों जिनमें लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, सहारनपुर, नोएडा, गाजियाबाद व मुरादाबाद शामिल हैं। इन शहरों में प्रत्येक वर्ष 30,000 वर्ग मीटर छत को वर्षा जल संचयन से आच्छादित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने नई योजना को चलाने का फैसला किया है। ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार इस वित्त वर्ष में एक समन्वित योजना शुरू करने जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के अपेक्षाकृत 2532 पिछड़े प्रखंडों में अगले 2 अक्टूबर को गहन सहभागितापूर्ण नियोजन अभ्यास 2 योजना शुरू करेगा। पिछले साल सरकार ने 2500 पिछड़े प्रखंडों में गहन सहभागितापूर्ण नियोजन अभ्यास योजना चलाई थी। इसके तहत इन प्रखंडों के गांवों में मनरेगा श्रम बजट तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर जरूरतमंदों को मनरेगा योजना का लाभ प्रदान करना था। इस साल सरकार एकल सहभागी नियोजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं को एक साथ जोड़ देगी। वर्ष 2011 की जनगणना में वंचित परिवार भी लोहिया ग्रामीण आवास पा सकेंगे। यह फैसला पिछले दिनों मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया है। लाभार्थी नीति में संशोधन करते हुए वर्ष 2015 से 16 में सर्वप्रथम सामाजिक आर्थिक जनगणना वर्ष 2011 में सर्वेक्षित होने से छूट गए ऐसे परिवारों को लाभ दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 36,000 रुपए से कम है, वह आवास विहीन हो या पूर्णतः कच्चे मकान में रहते हों। इनका चयन इंदिरा आवास योजना के लिए तैयार की गई पात्रता सूची में से वरीयता के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक लोहिया ग्राम में अधिकतम 25 लोहिया आवासों का आवंटन किया जाएगा। जिलाधिकारी की निगरानी में लोहिया ग्रामों के आवंटित कुल आवासों में से 10% अलग से आवंटन किया जाएगा। किसी लोहिया ग्राम में आवास आवंटन के 25 लाभार्थी भी पात्र न हों तो ऐसे आवास जिलाधिकारी द्वारा आवंटित होंगे। गैर लोहिया समग्र में सामाजिक आर्थिक व जातिगत सर्वेक्षण 2011 में छूटे गए परिवारों को भी लोहिया आवास आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक जिला सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक परिवारों को लोहिया आवास लक्ष्य निर्धारण ग्राम विकास आयुक्त द्वारा किया जाएगा। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन पीसीडीएफ के सुदृढ़ीकरण पुनर्जीवीकरण को मंत्रिपरिषद ने 2094 करोड़ के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमत दे दी है। आईआईएस लखनऊ से कराए अध्ययन के आधार पर तैयार प्रस्ताव में बदलाव के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। स्वीकृत प्रस्ताव के मुताबिक पीसीडीएफ में पंजीकृत सभी 6,000 समितियों को क्रियाशील करने के बाद उनकी तादाद 2 गुना करने की जाएगी। आगामी वर्ष में 2000 नई समितियों का गठन किया जाएगा। साथ ही दुग्ध उपार्जन बढ़ाने के लिए किसान को 3 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त भुगतान की व्यवस्था गर्मी और बरसात में की जाएगी। कन्नौज में प्रस्तावित गाय के दूध के प्लांट में आपूर्ति करने वाले किसानों को 2 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त प्रोत्साहन मूल्य दिया जाएगा। पराग मिल्क मार्केटिंग पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्थापित की जाएगी जिसमें सरकार व पीसीडीएफ की संयुक्त भागीदारी होगी। इसके जरिए पराग की मार्केटिंग व ब्रांडिंग व्यापक स्तर पर कराने की भी योजना है। कैबिनेट ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2015 से 20 को मंजूरी दे दी है।
प्रदेश में पहली बार बनाई गई निर्यात नीति के तहत वर्ष 2017 तक प्रदेश से किए जाने वाले निर्यात को 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाया जाएगा। वहीं हर 5 साल में देश के निर्यात में सूबे की हिस्सेदारी को 2 गुना करने की भी योजना है। इसके अलावा राज्य के संसाधनों से इसे विकसित करने की योजना भी शुरू की जाएगी। भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, आगरा, सीतापुर, शाहजहांपुर के लिए नागरिक व दूरसंचार सुविधाएं और निर्बाध बिजली आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी। लखनऊ में निर्यात भवन की स्थापना की जाएगी। सीतापुर में एक आधुनिक डाइंग हाउस की स्थापना तथा भदोही में उच्च कोटि का कालीन प्रदर्शनी स्थल मार्ट विकसित किया जाएगा। प्रदेश के निर्यात प्रधान नगरों को उत्कृष्टता के शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने नई चीनी मिलों में व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करने की समय सीमा में 1 वर्ष वृद्धि करते हुए इसे 4 वर्ष कर दिया है। पिछले दिनों कैबिनेट ने प्रदेश में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए चीनी उद्योग को जनरेशन व आसवनी प्रोत्साहन नीति में संशोधन किया गया। इसके तहत चीनी मिल की स्थापना के लिए कंपनी व इकाई द्वारा नीति घोषित होने के 3 वर्ष के अंदर व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करने की शर्त में छूट का फैसला किया है। 3 वर्ष के स्थान पर न्यूनतम 4 वर्ष समय सीमा तय की गई है। गत पेराई सत्र में बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए सरकार ने चीनी मिलों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रूप में 2070 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। मिलों को 28.60 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उक्त राशि गन्ना आयुक्त की निगरानी में वितरित होगी। वैसे इस मद में 61 करोड़ रुपए पूर्व में जारी हो चुके हैं। और किसान भाइयों, आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की मंडियों के कुछ ताजा मंडी भाव पर। प्रदेश की मंडियों में धान का भाव इस प्रकार रहा। लखनऊ 1387 रुपये प्रति क्विंटल, सीतापुर 1205 रुपये प्रति क्विंटल, रायबरेली 1375 रुपये प्रति क्विंटल, हरदोई 1386 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद 1328 रुपये प्रति क्विंटल। चावल की बात करें तो चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 2126 रुपये प्रति क्विंटल, सीतापुर 2128 रुपये प्रति क्विंटल, रायबरेली 2030 रुपये प्रति क्विंटल, हरदोई 2187 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद 2095 प्रति क्विंटल। गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 1486 रुपये प्रति क्विंटल, सीतापुर 1477 रुपये प्रति क्विंटल, रायबरेली 1490 रुपये प्रति क्विंटल, हरदोई 1467 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद 1478 रुपये प्रति क्विंटल। मसूर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 5922 रुपये प्रति क्विंटल, सीतापुर में 5925 रुपये प्रति क्विंटल, हरदोई में 5628 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 5770 रुपये प्रति क्विंटल। गुड़, विभिन्न मंडियों में गुड़ का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 3020 रुपये प्रति क्विंटल, सीतापुर में 2940 रुपये प्रति क्विंटल, रायबरेली में 2932 रुपये प्रति क्विंटल, हरदोई में 2740 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 3040 रुपये प्रति क्विंटल। आलू का भाव विभिन्न मंडियों में प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 645 रुपये प्रति क्विंटल, सीतापुर में 620 रुपये प्रति क्विंटल, रायबरेली में 615 रुपये प्रति क्विंटल, हरदोई में 610 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 620 रुपये प्रति क्विंटल। टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1680 रुपये प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1550 रुपये प्रति क्विंटल, रायबरेली में 1510 रुपये प्रति क्विंटल, हरदोई में 1680 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1310 रुपये प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है।
AC ABC। AC ABC। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, लगातार हम अपने खेतों में जो है भिन्न भिन्न फसलों का उत्पादन करके जो है वो उत्पादन करते रहते हैं और अच्छी फसलें प्राप्त करते रहते हैं। अगर हम इन फसल उत्पादन के साथ साथ हम फसल के हिसाब से अगर वृक्ष भी लगाएं ताकि फसल पर कोई असर न पड़े और हम बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें, साथ ही साथ जो है हम वृक्ष भी प्राप्त कर सकें, जैसे कि यूकेलिप्टस है या और भी सारे पेड़ पौधे हैं जो हम फसल के अनुसार लगा सकें ताकि फसल पर नुकसान न हो, तो हमें एक साथ जो है वो 2 तरीके के मुनाफे होते हैं। तो आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये कृषि वानिकी क्या है और कृषि वानिकी से लाभ क्या है और क्या क्या उसके उद्देश्य हैं। हम इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि निदेशालय लखनऊ से प्राविधिक अधिकारी डॉक्टर प्रेम कुमार ठाकुर जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहता हूं कि जो ये कृषि वानिकी है ये क्या है। कृषि वानिकी एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम एक ही भूमि पर फसल के साथ साथ वृक्ष का रोपण करते हैं और दोनों उत्पाद साथ साथ प्राप्त करते हैं और इस प्रकार कृषकों की आय को हम बढ़ाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ साथ हम यह भी देख रहे हैं कि कृषि भूमि तेज़ी से दूसरे कार्यों में परिवर्तित हो रहा है। अतः कम भूमि से अधिक उत्पाद प्राप्त करना हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ साथ हम यह भी देख रहे हैं कि हमारा पर्यावरण संतुलन बहुत तेज़ी से बिगड़ रहा है, जैसे कि भूगर्भ जल का अत्यधिक दोहन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, ओजोन क्षय, बढ़ता हुआ तापमान, ये बहुत सारे पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इन सब समस्याओं से हमारे किसान परेशान रहते हैं, उनका फसल नुकसान हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में ज़रूरी है कि कृषकों का आय बढ़े और साथ साथ पर्यावरण संतुलन भी बना रहे। इसके लिए इसका एकमात्र विकल्प कृषि वानिकी ही है। कृषि वानिकी के द्वारा हम फसल उत्पादन के साथ साथ अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र 9% भूमि पर है, जबकि राष्ट्रीय कृषि वन नीति के अनुसार 1/3 भूमि पर वन क्षेत्र होना चाहिए। जो हमारे प्राकृतिक वन हैं उनको बढ़ाना संभव नहीं है, उन पर दबाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा कृषि क्षेत्र में उसमें भी वन का रोपण किया जाए।
तो इसके लिए कृषि वानिकी ही एकमात्र विकल्प है, जिससे हम खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ वन वृक्ष का रोपण कर पर्यावरण संतुलन बना सकते हैं और इस तरह देश और किसान के विकास में यानी एक ही भूमि पर जो है हम फसल के साथ साथ पेड़ भी लगा सकते हैं। और अगर किसान भाई कृषि वानिकी करना चाहते हैं तो जो कृषि वानिकी के लिए चयनित पेड़ हैं वो किस प्रकार का होना चाहिए? कृषि वानिकी के लिए चयनित पेड़ सामान्य वृक्षारोपण से थोड़ा सा भिन्न होता है। कृषि वानिकी के लिए ऐसे पौधों का रोपण करना चाहिए जो तेजी से बढ़ते हों, जिससे कि वो कम समय में तैयार हो जाए और किसानों को जल्दी से अतिरिक्त आय प्राप्त हो जाए। तना उसका सीधा हो, उसमें शाखाएं कम हो। शाखाएं यदि उसमें अधिक रहेंगे तो फसलों पर सूर्य प्रकाश नहीं पड़ेगा, फसलों पर छाया का प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण कम होने से फसलों की उत्पादन में उत्पादकता कम हो जाएगी, जबकि हमारा उद्देश्य है कि किसी भी हालत में फसलों की उत्पादकता और उत्पादन कम ना हो। इसके अलावा पौधों की जड़ें गहरी हो। यदि जड़ें गहरी होगी तो अंदर से वह पोषक तत्व निकालेगा और यह फसलों को उपलब्ध कराएगा, जिससे कि फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी। पौधे सामान्यतया नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले हों। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले पौधे होंगे तो इससे हमारी खाद्य उर्वरक की मांग कम होगी और जो हमारा लागत है, कृषि लागत, यह भी कम होगा। तो ये पौधों के गुण होने चाहिए। यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हम पौधों का चयन करें वो वहाँ के मिट्टी, जलवायु, बाजार और कृषकों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। कृषि वानिकी से क्या लाभ हो सकता है किसान भाई को, खासकर अगर बात करें तो? सबसे तो यह हमारे किसानों के लिए एक बीमा का काम करता है। जब प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों का फसल नुकसान हो जाता है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता है। ऐसे समय में वह वृक्षों को बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकता है। वृक्ष में प्राकृतिक आपदाओं को झेलने की शक्ति होती है। वृक्ष हर तरह के प्राकृतिक आपदा झेल सकते हैं और इस प्रकार कृषक अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर कृषि वानिकी किसान भाई प्रयोग करते हैं तो ये एक साथ मतलब एक पंथ दो काज हो सकते हैं कि फसल से उनको तो लाभ मिल ही सकता है, साथ साथ जो आपने प्रकार बताए हैं कि वृक्ष लंबा होना चाहिए और कम पोषक तत्व तो अपनी तरफ खींचना चाहिए, तो ये अगर प्रयोग करते हैं तो फसल पर कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता और एक साथ दो चीजें हमें प्राप्त हो सकती है। जैसे डॉक्टर साहब अपने प्रकार के बारे में बताया कि वृक्ष लंबा होना चाहिए और शाखाएं कम होनी चाहिए, तो ये तो इसके प्रकार हो गए। लेकिन अगर किसान भाई चुनाव करना चाहते हैं फसल के साथ वृक्ष लगाने के लिए तो उपयुक्त वृक्ष कौन कौन से जिनका वो चुनाव कर सकते हैं? यह वृक्षों का चयन सामान्यतः स्थान, जलवायु और मिट्टी के अनुसार होना चाहिए। जैसे जहाँ पे हमारी पानी की उपलब्धता अधिक है वहाँ पे यूकेलिप्टस का रोपण अच्छा होता है, जहाँ पे कम है वहाँ पे पॉपुलर का रोपण अधिक है। सामान्यतः जो कृषि वानिकी के अंदर पौधों का मुख्य पौधे हैं वह हैं यूकेलिप्टस, पॉपुलर, सागौन, कदम, नीम, बबूल, विलायती बबूल, शीशम, करौंदा आदि। यानी किसान भाई को अपने क्षेत्र के हिसाब से जहां पर जिस चीज की उपलब्धता है, जैसे जहां अगर मान लिया पूर्वी क्षेत्रों में पानी है पर्याप्त मात्रा में, वहां पर यूकेलिप्टस का प्रयोग कर सकते हैं और जहां पर पानी थोड़ा सा कम है और सिंचाई की ज्यादा कमी है तो वहां पर वो पॉपुलर वगैरह लगा सकते हैं ताकि खेतों को नुकसान नहीं हो सके। क्या कुछ विशेष पद्धतियां भी होती हैं कृषि वानिकी की? जी, कृषि वानिकी की कई पद्धतियां हैं। जैसे है कृषि बागवानी पद्धति। कृषि बागवानी पद्धति में हम फसल के साथ साथ फलदार पौधों का रोपण करते हैं, जैसे आम, आंवला, बेर, करौंदा, फालसा। ये इसमें हम 6 से 10 मीटर की दूरी पर खेत के अंदर फलदार पौधों का रोपण करते हैं। इसके अलावा दूसरा पद्धति है कृषि बागवानी वन पद्धति। ऐसी पद्धति में सामान्यतः हम खेत की मेड़ों पर वन वृक्ष का रोपण करते हैं, पॉपुलर, यूकेलिप्टस, सागौन आदि, जबकि खेत के अंदर हम फलदार पौधों का रोपण करते हैं, आंवला, बेर, करौंदा, अमरूद, और इसके साथ साथ फसल लगाते हैं। इसमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि ऐसे फलदार पौधों का रोपण करते हैं जो जिससे कि फसलों के ऊपर छाया पड़ते हैं, तो ऐसे फसलों का चुनाव करते हैं जो कि छाया को सहन कर सके, जैसे कि लहसुन, मसूर, अदरक, हल्दी, अश्वगंधा आदि। तीसरा है गृह वाटिका पद्धति। गृह वाटिका पद्धति में जनरली हम घर के आसपास के क्षेत्रों का चयन करते हैं। इसमें हम फसलों के स्थान पर सब्जियों का चयन करते हैं, जैसे मिर्च, मटर, बैगन, गोभी, आलू आदि। इसके साथ साथ फलदार पौधे जैसे आम, आंवला, नींबू, करौंदा, इसका चयन करते हैं। इससे तो एक तो है कि हमको घर के लिए सब्जी उपलब्ध होती है, इसके साथ साथ हमारे घर के आसपास छायादार स्थान के प्राप्त होते हैं जहाँ पर हम पशुओं वगैरह को बांध सकते हैं।
चौथा है पुष्प कृषि बागवानी वन पद्धति। यह सबसे अधिक प्रचलित पद्धति है। इसमें हम निरंतर आय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम 4 तरह का उत्पाद एक साथ प्राप्त करते हैं, जैसे फूल, फसल, फल एवं वृक्ष उत्पाद। फूल सामान्यतः इसमें हम ग्लैडियोलस, लिली, गुलाब, रजनीगंधा आदि का चयन करते हैं। फलदार पौधे में आम, आंवला, करौंदा आदि का चयन करते हैं। वृक्ष में पॉपुलर, यूकलिप्टस, सागौन आदि का चयन करते हैं। एवं फसल, यदि छाया है तो हम छायादार स्थिति को सहन करने वाले फसल का चुनाव करते हैं। यदि छाया की स्थिति नहीं बनती है तो हम कोई भी फसल लगा सकते हैं। उसके अलावा है वन मत्स्य पद्धति। वन मत्स्य पद्धति में हम तालाब के किनारे बहुउद्देशीय वृक्षों का रोपण करते हैं, जबकि तालाब में हम मत्स्य पालन करते हैं। जो तालाब से पत्ती वगैरह गिरता है, जो वृक्ष से पत्ती वगैरह गिरता है, वह मछलियों के भोजन के काम आता है। यह पद्धति भारत के दक्षिण राज्यों में ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन धीरे धीरे यह उत्तरी राज्यों में भी प्रचलित हो रही है। उसके अलावा है वन चारागाह पद्धति। वन चारागाह पद्धति जो निम्न प्रकार की भूमि है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि जो ये 5-6 तरह की पद्धतियां हैं, यानी हमारे जो किसान भाई हैं जो फसल उत्पादन कर रहे हैं, या हमारे जो मत्स्य पालक भाई हैं जो मछली उत्पादन कर रहे हैं, तो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने अपनी चीजों के हिसाब से वो वृक्षों का चुनाव कर सकते हैं, उनको लगा सकते हैं। एक साथ वो दो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, खेती किसानी के बाद आइए अब देखते हैं मौसम के समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी तथा अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 76% तथा न्यूनतम 52% रही। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 24 घंटों में वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 76% तथा न्यूनतम 52% रही। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 24 घंटों में प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर घने बादल छाए रहेंगे। प्रदेश के विभिन्न भागों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसकी वजह से अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। किसान भाई वर्षा की स्थिति को देखते हुए सब्जियों की सिंचाई अवश्य करें एवं अपनी फसलों व सब्जियों में निराई गुड़ाई का कार्य शीघ्र करें तथा नत्रजन की दूसरी मात्रा का छिड़काव करें। इस मौसम में किसान भाई अपने खेतों की नियमित निगरानी करें। खड़ी फसलों में यदि सफेद मक्खी या चूसक कीटों का प्रकोप हो तो इमिडाक्लोप्रिड दवा 1.0 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव अवश्य करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।